Hello students, myself Dr. Archana Purohit, Assistant Professor in Zoology, Government MS College, बीकानेर। आज मैं आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स की डेफिनेशन से। जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता से संतानों में लक्षणों के संचारण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, उसका हम जेनेटिक्स के द्वारा अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स जो शब्द है वो बैटसन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि जेनेटिक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट्स, बेसिक आधारभूत जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मेंडल के द्वारा किए गए थे, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में हेंजेनडॉर्फ के सिल्सिया गांव में हुआ था। अक्टूबर 1843 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में पादरी का पद ग्रहण किया था और वहीं उन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली थी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पाइसम सेटाइवम पर किए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स को उसने ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक से प्रकाशित किया था। दुर्भाग्य था हमारा ये, उस टाइम किसी ने भी इस कार्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1900 में ह्यूगो डे व्रिस, कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के शीर्मक तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के भूले हुए कार्य का वापस से अध्ययन किया और उन्हें मान्यता दिलवाई। मेंडल ने अपना कार्य जो है पाइसम सेटाइवम पर किया था। मटर का एक स्पीशीज़ है। इसमें उसने विपर्यासी लक्षणों पर अपना अध्ययन किया था। 7 तरह के उसने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स का चयन किया था। अब हम ये देखते हैं कि मेंडल को सफलता क्यों मिली। इससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने कार्य किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। मेंडल, ऐसे क्या रीज़न थे जिसके कारण मेंडल को सफलता मिली? फर्स्ट है स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपना क्या तरीका दिया था अध्ययन का? मेंडल ने पहले वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों की असफलता के कारणों का अध्ययन किया। उसने देखा कि पहले जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उनके असफल होने का क्या रीज़न था, और उसने अपने प्रयोगों को फिर योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया। मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण ये भी था कि उसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। सारे एक्सपेरिमेंट्स का उसने रिकॉर्ड रखा था और F3 पीढ़ियों तक उसने अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधों को चुना जो कि जेनेटिकली प्योर थे और शुद्धता की जांच उसने स्वपरागण द्वारा कर ली थी। उसने स्वस्थ पौधों को चुना और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की संभावना से उन्हें दूर रखा। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने, अब हमारे दिमाग में विचार आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो क्योंकि मटर का पौधा जो है एक वार्षिक पौधा है, इसीलिए एक वर्ष में मटर की एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ये पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें इमैस्कुलेशन आसानी से किया जा सकता है, जिससे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन इजीली किया जा सकता है। मटर की विभिन्न किस्मों में अनेक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसीलिए अलग अलग जनरेशन में इन कैरेक्टर्स को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। एंड थर्ड रीज़न था सिलेक्शन ऑफ ट्रेट। मेंडल ने 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था। ये सभी लक्षण जो हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव प्रकार के पाए गए थे। ये 7 कैरेक्टर्स के आपको एक टेबल में दिया हुआ है मैंने। फर्स्ट, इसमें सीड की आकृति है, सीड एल्बुमिन, फ्लावर का कलर, राइप पोड्स की आकृति, अनराइप पोड्स का कलर, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम लेंथ, ये सारे के सारे जहाँ हमने इनको कैपिटल से शो कर रखा है, दैट मीन्स वो डोमिनेंट हैं। और सेकंड जो दिया हुआ है उनको हम इन्हीं के स्मॉल कैरेक्टर्स से शो करते हैं और वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। अब जेनेटिक्स में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो बार बार हमें सुनाई देंगे, तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इन शब्दों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है उसमें हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है?
तो जब दो पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो जो नवीन पौधा प्राप्त होता है उसे ही हम हाइब्रिड कहते हैं और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? जब दो पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो नया पौधा प्राप्त होता है वो हाइब्रिड, और उन दोनों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फैक्टर्स क्या होते हैं? मेंडल ने माना था कि हर एक जेनेटिकल कैरेक्टर का एक एक फैक्टर मदर से और फादर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा गैमीट्स में होकर के जाता है। यही फैक्टर क्या करता है? लक्षण के प्रकट होने का निर्णायक होता है। आजकल इसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? मेंडल ने जब कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले मदर और फादर का क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संतानों में दोनों कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं और दूसरा लक्षण जो प्रकट नहीं हो पाता है उसको हम रेसेसिव कहते हैं। नेक्स्ट है एलील्स एंड एलिलोमॉर्फ्स। एक ही गुण प्रकट करने वाले दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स के फैक्टर्स को एक दूसरे का एलील माना जाता है। उन्हीं में से एक जनक से संतान में कोई एक फैक्टर पहुंच सकता है। जैसे कैपिटल टी है तो ये दोनों एक दूसरे के एलील्स होते हैं। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी एलील्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जिसमें दो जोड़ी एलील्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट whereas a dihybrid cross involves two parents. Monohybrid cross produces a single progeny whereas a dihybrid cross produces two progeny. Dihybrid cross involves organisms that are heterogeneous for two characters and a monohybrid only one. Monohybrid cross is performed for one generation whereas a dihybrid cross is performed for two generations. रेशो आप इनका जानते होंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 प्राप्त होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस जब हम करवाते हैं तो 9:3:3:1 होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? एलील्स के जोड़ों को हम होमोजाइगस कहते हैं क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर को प्रकट करते हैं। जब दोनों एलील्स जो होते हैं वो एक ही लक्षण को प्रकट करते हैं तो वो होता है होमोजाइगस, और यदि दोनों एलील्स जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करते हैं तो वो होता है हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी इसे हम होमोजाइगस कहेंगे, और यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होते हैं? देखो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, शरीर की बाह्य संरचना के आधार पर जो भी हम पता लगाते हैं वो उसका होता है फिनोटाइप, और यदि आनुवंशिकी के हिसाब से हम किसी जीव का पता लगाते हैं तो वो होता है उसका जीनोटाइप। तो किसी भी संरचना को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि हम बाहर से देखने पर पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, ये लॉन्ग है, ड्वार्फ है, तो दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों का फिनोटाइप हम देखें तो लॉन्ग होता है, ठीक है, या टॉल होता है, लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इसका हम यदि जीनोटाइप देखें तो उसका होमोजाइगस टॉल होगा, उसका हेट्रोजाइगस टॉल होता है। नेक्स्ट है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन की या F1 जनरेशन का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन के किसी भी जीव का क्रॉस जब हम उसके पेरेंट्स में से किसी के साथ भी करवाते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, और जब F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट जनरेशन के रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखो बैक क्रॉस में तो F1 जनरेशन के जो भी जीव हैं उनका हम पेरेंटल जनरेशन के
किसी भी, चाहे डोमिनेंट पेरेंट है चाहे रिसेसिव पेरेंट है, किसी के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं। ये होता है बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस से कैसे डिफर करता है? ये टेस्ट क्रॉस में हम केवल इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करवाते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।